बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ख़बरें भी रखी हैं और इसके साथ साथ आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन हमने हमेशा की तरह एक पैगाम आपके साथ शेयर करना होता है और वो पैगाम शेयर करने का मकसद क्या होता है कि दिन के आगाज़ पर बहुत सारे लोग इस वक्त घर में टीवी लगाकर बैठते हैं, सिटी 42 चैनल लगाते हैं और ये चीज़, ये मैसेज आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि एक छोटी सी अच्छी सी बात दिन के आगाज़ में आपके जहन में रह जाए और कहीं ना कहीं जब आप उस पर इम्प्लीमेंट करें तो उसका सवाब जहां आपको मिलेगा, थोड़ा सा हिस्सा हमारे हिस्से में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से, एक दिन एक नेकी। आज का पैगाम क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। इस्लाम के जो बहुत बड़े अहकामात हमें दिए हैं मुआशरती ज़िंदगी में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनमें से एक सब्र भी है। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने बड़े बड़े जो अल्लाह के पैगंबर हुए और अहले ईमान के जो औसाफ बयान किए हैं, उनमें से एक वस्फ़ ये भी है कि वो सब्र करने वाले थे। सब्र का माना ये है कि इंसान पर ज़िंदगी में जो मसाइब, जो तकालीफ़ या लोगों की बातें ऐसी सुनना कि जो उसको बर्दाश्त नहीं होती, उन बातों पे वो आदमी अपने नफ्स पे कंट्रोल करे, उन पे रिएक्ट ना करे और उनको उस तरह से जवाब ना दे जज्बात में आके, यही सब्र कहलाता है। सब्र की बहुत सारी अक़साम हैं और सब्र के बहुत सारे दर्जात भी हैं। कलाम पाक में अल्लाह ताला ने ये बात कह के साबिरीन को बहुत बड़ा एजाज़ दे दिया, वबश्शिर साबिरीन। सब्र करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अगर मुआशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल होते हैं, लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं, लोग हमें तंग भी करते हैं। अगर हम मुआशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना सीखें और जो तकलीफ़ हो रही है, जो हम पे मुशक्क़त या जो हम पे परेशानियां आ रही होती हैं, उन पे हम अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। यकीनन इसका अल्लाह की तरफ से इंसान को अजर भी मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सो ये था जी आज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। ख़बर हमारे पास जो हैं वो ख़बरें बल्कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर, महंगाई से हलकार आवाम को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 9 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी, यानी तकरीबन 10 रुपये मज़ीद महंगी हुई है बिजली। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पाबंदी बरकरार, बेकरियां रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। पंजाब पुलिस का यूटर्न, लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट तलब। और इसके बाद मॉनिटरिंग का अमल किस तरह से मुतासर हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। सो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबरें। इनकी डिटेल्स की तरफ चलेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपके? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने खबरों की तरफ आना है और खबरें, कल हमने बिजली महंगी होने की खबर डिस्कस की, लेकिन वो 700 यूनिट लिखा था। लेकिन अब हमेशा हर गुजरते दिन के साथ वजह एक ही होती है, फ्यूल एडजस्टमेंट। ये मामला क्यों हल नहीं हो पा रहा? क्यों हर गुजरते दिन के साथ बिजली की कीमत में, अगर पेट्रोल को थोड़ा सा सांस आया फिलहाल। अच्छा जी, खबर है जी, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली जून के लिए महंगी होगी और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत हुई है। इजाफे से 1 अरब 33 करोड़ का बोझ सारिफीन पर पड़ेगा। अब ये क्या कम कीमत है? जी इमरान भाई, आपसे आगाज कर लेते हैं। देखिए जी, ये तो हर साल सार्फिन को नहीं, हर साल नहीं, हर महीने के नहीं, स्पेशली जून के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जून का महीना जो है ना, वो हमेशा वाकई जो है वो बिजली बन के ही सार्फिन पे जो है वो गिरता है और हर साल जून के महीने में अरबों रुपया जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर जो है वो डाला जाता है। अब आप ये देखें कि लास्ट मंथ भी, जो शायद सिपरा की खबर है कि लास्ट मंथ भी जो है वो एक तो बिजली जो है तकरीबन 8 रुपये के हिसाब से जो है वो बढ़ाई गई
उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से पहले भी जून में जो है वो बिल भेजे गए सार्फिन को, और जून के महीने में भेजे गए, उसमें भी जो है वो अरबों रुपया जो है वो सार्फिन को भरना पड़ा है। और अब जो दोबारा से फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो अब डिसीजन लिया जा रहा है, इसमें भी तकरीबन 1.25 अरब से 1.5 अरब रुपया जो है ये सार्फिन बोझ बर्दाश्त करेंगे। तो ये हर साल जून के महीने में ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस मरतबा कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि महंगाई जो है वो ऑब्वियसली बढ़ती चली जा रही है। और अगर इस हवाले से हम बात करें, जो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है उसके हवाले से बात करें, तो वो कहते हैं कि हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो बिजली बन रही है वो काफ़ी महंगी बन रही है। फ्यूल प्राइसेस जो है वो जैसे जैसे ऊपर जा रही है, तो वैसे वैसे बिजली जो है वो हमें महंगी करना पड़ती है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि हमारी जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत हो, वो ऑल्टरनेट सोर्सेज जो है वो उसकी तरफ नहीं जा रहे। सोलर एनर्जी जो है हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। और इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि बिजली बचाने के हवाले से जो इक़दाम हैं, हम बार बार सजेशन ये देते हैं सोलर की तरफ जाना चाहिए और जाना भी चाहिए, लेकिन जब इतनी कमर तोड़ महंगाई कि आपने इतने भारी भरकम बिल हर महीने निकालने हैं, तो आप सेविंग करके सोलर भी कैसे खरीदेंगे? वो तो फिर लोगों के लिए ये चीज़ वाले जान बनी है। देखिए जी, मुझे याद पड़ता है माजी में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। उन्होंने बैंकों को ये कहा था कि आप आम सार्फिन को जो है वो सस्ते सोलर जो हैं वो पैनल्स वो फराम करें। ये पंजाब गवर्नमेंट का मंसूबा था जो कि कुछ अर्सा चला और उसके बाद बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ पर देखें जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है ना, वो भी ना इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं और ना ही वो ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल आप पूरी दुनिया में देखें वहाँ हमेशा बिल्डिंग्स जो है वो ऐसी बनाई जाती हैं कि जो सर्दियों में गर्म होती हैं और गर्मियों में जो है वो ठंडी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखें कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जान बचाने वाले आलात नहीं रखे जाते, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखा जाता। अगर यहाँ पे कोई ऐसा बिल्डिंग बना भी दी जाए तो उसके जो बिल आते हैं वो आपकी जेब गर्म कर देते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। मोस्टली जो बनाई जाती हैं ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल वही बात कि हमारे यहाँ पे बस फटाफट से बिल्डिंग जो है बना दी जाती है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि फायर फाइटिंग सिस्टम जो है जो कि बेसिक ज़रूरत है किसी भी बिल्डिंग की, वो नहीं होता, वो नहीं है। कोई इमरजेंसी हंगामी रास्ते होते हैं वो नहीं यहाँ पर बनाए जाते, तो इन चीज़ों को देखा ही नहीं जाता। तो खैर हम एक लंबी बहस की तरफ जो है वो चले जा रहे हैं, लेकिन सार्फिन जो है इन्हें अब ये बोझ जो है वो हर हाल में बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन मसला, मैंने इमरान भाई को कता कलामी की माफ़ी, मैं ना बिल अपना देख रहा था जो पिछले अभी मैंने पे किया है। साई साहब, अब आप नहीं देख रहे थे, जिन्होंने कभी बिल की डिटेल्स भी नहीं ना पढ़ी थी, वो भी लोगों जिनको पढ़ना नहीं आता, समझिए लोग पढ़वा रहे हैं लोगों से ना। वो मैं ना अपना बिल देख रहा था कि पिछले साल जो मैंने बिल दिया वो 500 कोई 19 यूनिट थे और 9,000 कुछ रुपये मेरा बिल था। इस महीने में चूँकि ईद आ गई तो हम घर भी गए कुछ 10 दिन, तो 460-65 यूनिट थे और 15,000 बिल था। तो ये तो अब पता नहीं चीज़ें कंट्रोल होंगी या नहीं होंगी। महंगाई की आप बात कर रही थी, तो आप 9 बजे मार्केट्स भी बंद कर रहे हैं। मैं बाज़ार में बैठा हुआ था तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप किस तरह चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे जो रुझान है, यहाँ पे सारे कस्टमर जो हैं वो लेट नाइट निकलते हैं। लोगों का चूँकि शुरू से ही रुझान ये है कि शाम को ही उन्होंने ग्रॉसरी करनी है, रात के औकात में उन्होंने खाना अब एक वो रूटीन है ना, आप लोगों ने जैसे यहाँ से 8 बजे 9 बजे फारिग होकर घरों को जाना है, तो आपके पास टाइम ही वो बच जाता है। यही कह रहे थे, बिजली महंगी होती जा रही है, महंगाई करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी 9 बजे दुकान बंद हो जाती है। ऐसे ही अच्छा जी, यहाँ पे मैं ताजिरों की खबर भी ऐड कर लेती हूँ। बिजली के कमर्शियल बिलों पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज, ताजिरों ने बिलों को आग लगा दी है। सो ये जो साई साहब ताजिरों पर टैक्स आयद कर रहे हैं, यही तो मैं आपको ना बता रहा था। मैं गड़ी शो बाजार में बैठा था तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे तो रुझान ही अंदरून शहर में और जो दूसरे इस तरह की मार्केट्स हैं जहाँ पे फूड स्ट्रीट टाइप हैं, वो कह रहे हैं 11 बजे अगर आप बंद कर देंगे तो हम बिल कैसे पूरे करेंगे, हम गैस का बिल कैसे पूरा करेंगे, हम महंगाई में जो इतनी आपने चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं, किस तरह अपने घर को मैनेज करेंगे। तो इस पर गवर्नमेंट को सोचना होगा। हो सकता है ये उनका बेहतर लाहा अमल हो, लेकिन जो सिपरा साहब ने पहले दिन जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था तो सिपरा साहब ने हमें बताया था कि बहुत मामूली सा फ़र्क होगा 9 बजे मार्केट्स बंद करने पे। हाँ, जो डिमांड ये चीज़ उन्होंने मेंशन की थी वाकई। तो अगर इस तरह की सिनेरियो है तो लोगों को फिर अपने जो अखराजात हैं वो तो पूरे करने दिया जाए। अगर आप बिल्स बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो ताजर को मौका दें कि जिस तरह की सोसाइटी है उस तरह का रुझान बनाया जाए ताकि लोग अपने घरों के अखराजात तो पूरे कर सके। दुकानों से ये ना हो कि आप 9 बजे दुकान बंद करवा रहे हैं और उनके जो दुकान के अखराजात हैं वो ही पूरे ना हो। अच्छा, इसमें आप ये देखें एक बड़ा मसला जो है ना वो ये भी है, ठीक है बिजली जो है उसकी जो कीमत बनती है वो सारिफ जो है वो अदा करता है,
लेकिन उस बिजली के इस्तेमाल पे या उसको जो जो बिल भेजा उस पे टैक्सेस डाले जाते हैं ना, वो आप यकीन जाने वो पढ़ के ज्यादा परेशानी होती है। बाकी ना अगर अब आप अपनी चीजें मैनेज करके मेंटेन करके अपना बजट देख के ये कह रहे हैं कि आपने बिजली मैक्सिमम जितनी आप कम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम प्लान करें सिर्फ रात को एसी चलाएं और जैसे ही सुबह 6-7 बजे उसको बंद कर दें, उसके बावजूद जब आप बिल देखें तो उस पर आपको टैक्स दूसरे डाल दिए गए, उस पे आप क्या कर लेंगे? फिर हमारी बचत ये ताजरों ने जो कल प्रोटेस्ट किया और बिल जो है वो जलाए हैं, अब आप ये देखें उन्हें बिल पे 6 से 7 हज़ार रुपया टैक्स जो है वो पड़ रहा है। अब 6 से 7 हज़ार रुपया जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है ताजरों के लिए। एक तो वो कि कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, आप यकीन जाने मार्केट्स में चले जाएं, अब आपको वो रौनकें मार्केट में नज़र नहीं आती जो पहले कभी हुआ करती थी। हाँ, दिन त्यौहार पे तो नो डाउट रश होते हैं या मजबूरी के तहत लोगों ने जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो लेनी है, लेकिन जो एक वैसे रश होता था मार्केटों में वो नहीं है। और दुकानदार जो है वो बेचारे वेले बैठे हुए हैं, ग्राहक की राह जो है वो तक रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अब जो है वो बेचारे उनकी कुव्वत खरीद जो है बिल्कुल महदूद हो गई। ऐसे ही है, और दूसरी तरफ अगर बिलों को देखा जाए तो आप वही जो बात मैंने पहले की कि यकीन जाने पता नहीं 5 से 6 इकसाम के टैक्स पड़े होते हैं बिल में, वो देख के ज्यादा परेशानी होती है। और यही वजह थी कि ताजर जो है वो बाहर आ गया। अब होगा क्या, जिस तरह कल ताजरों ने ये कहा कि जी हम टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, अब ताजर भी फिर क्या करें ना, अगर ये अभी फिलहाल वो ये धमकी दे रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे, फिर दोबारा देखते हैं नेक्स्ट मंथ इसी तरह से बिल आते हैं, वो अपनी चीजों पर महंगाई कर देंगे, तो फिर उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं ना। नहीं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, अल्टीमेटली हम पे ही पड़ेगा, आवाम पे ही बोझ पड़ता है। ताजर को भी कुछ नहीं होता, ज़ाहिर है वो अपनी चीज़ों को उसमें एडजस्ट करेंगे। कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो ये थोड़ा करेगा अपने पल्ले से चीज़ें थोड़ी कर लेगा, वो तो आगे जो कस्टमर है उस पर शिफ्ट कर देगा। तो ये ताजरों को जिस तरह ओवरऑल इससे महंगाई का तूफान आ जाता है ना, हमने महंगे बिल भी देने हैं, महंगी चीज़ें भी खरीदनी है और परेशान रहना है। अच्छा, मुझे इमरान भाई ये बता दें, ये जो हर रोज़ एक कहानी सुना दी जाती है, आज इस मद में बिजली महंगी हो गई, आज इस मद में, एक साथ ही क्यों नहीं करके जान छुड़वा रहे? देखिए जी, हल्का हल्का करंट जो है वो आवाम को देना होता है। मैंने जब ये पंजाब के दोबारा इलेक्शन हो रहे थे, मैंने यहाँ पर बैठ के आपके सामने यही बात कही थी। मैंने कहा जी देखें, जब जुमे को शाम 4 बजे काउंटिंग होनी थी, दोबारा री इलेक्शन होना था पंजाब असम्बली में, वोटिंग होनी थी दोबारा, तो मैंने ये कहा था कि देखें जी, अगर ये जो हुकूमत रही है इसने जो अवाम के साथ किया है, आने वाला वज़ीर आला जो है अगर वो भी अवाम के साथ यही करेगा और अवाम की दाद रसी नहीं करेगा, फिर तो सिर्फ शक्ल चेंज होगी ना, अवाम को फिर क्या फायदा? अवाम को इस चीज़ का कोई फायदा नहीं। हमें शाहिद सिप्रा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, हर रोज़ हमारे पास इतनी बड़ी लीड छपी होती है कि बिजली की कीमत में इजाफा, कारोबारी अफराद हैं, ताजिर हैं, वो परेशान हैं, घरेलू सारिफीन हैं, वो परेशान हैं, कहीं से भी कोई भी सपोर्ट, कोई भी फेवर, कोई भी मैं तो कहूँगी रहम नहीं किया जा रहा सारिफीन पर। असल में ये क्या हो रहा है? क्या ये सिलसिला कभी थमने वाला भी है या नहीं थमने वाला? देखें, इसका हल तो एक ही होगा अल्टीमेटली उस वक्त जब हम पन बिजली पे चले जाएंगे, जब हमारे पावर हाउसेज जो हैं वो उसके हम डैम्स बनाएंगे, तो उसका हल तो वही है। अदरवाइज ये मामला इसी तरह चलेंगे, गुज़श्ता के हिसाब से चल रहे हैं कि हम फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाते हैं, LNG महंगे दाम इंपोर्ट करते हैं, उस पर बिजली बनाते हैं, तो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसकी मद में देना पड़ती है। अब देखें, 9 रुपये 89 पैसे फी यूनिट के हिसाब से ये वो बिलिंग होगी जो कि माह जून में मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो यूनिट के हिसाब से वसूल कर चुकी हैं, लेकिन उसमें गैप आ रहा है। तो उस वक्त जो बिलिंग की गई, जो जून में जनरेशन की गई, तो उसमें गैप आ रहा है कि 9 रुपये 89 पैसे जो है साथियों से इजाफी वसूल करने हैं। नेपरा ने इसकी मंजूरी दी है। अब इसमें इससे पहले मैं चला जाऊँ, मई में अगर जाएँ तो देखें, मई में जो यूनिट इस्तेमाल हुए थे उसमें 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफी कीमत जो है वसूल की गई है। और इस वक्त जिस तरह डॉलर की कीमत गैर मुस्तहकम है और उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और अब जो जुलाई में बिजली बन रही है इसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये 9 रुपये 89 पैसे से भी ज़ायद तवक्को की जा रही है, तो इससे ज्यादा आएगी। अब मुझे बताएं, एक तरफ ये फ्यूल प्राइस है, दूसरी जानिब क्वार्टर टैरिफ आपका उसमें एडजस्ट हो रहा है, तीसरा जो आपके छोटे कमर्शियल सार्फिन हैं उनको सेल्स और इनकम टैक्स आयद कर दिया गया है। ये तमाम मामला जब मिलेंगे और एक यूनिट की कीमत आप देखें कि 35 से 40 रुपए तक चले जाएगी, और फिर आप कहें कि हम लोग इनको रिलीफ दे रहे हैं या गवर्नमेंट इस बात पे कहे कि हम रिलीफ देना चाहते हैं कंज्यूमर को, ये मुमकिन नहीं है। इसका मुमकिन उस वक्त है जिस तरह मैंने शुरू में ही बात की है कि हमको इस तरह की प्लानिंग करें या आने वाली हुकूमत को इस तरह की मनसूबाबंदी करे कि सस्ती बिजली की तरफ जाए।
दो हुकूमतें गुजर चुकी, उनकी जानिब से नहीं है। तीसरी ये पीटीआई जो नया पाकिस्तान बना था वो भी गुजर चुकी, उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो आज भी रूस का खमियाजा क्या है कि आम जो कंज्यूमर है वो उससे सफर हो रहा है और अरबों रुपए जो हिसाब सार्फिन की जेबों से निकाले जा रहे हैं। ऐसा ही है। अब शाहिद सिपरा साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, ये सिलसिला तो थमने वाला नहीं है, सो इनके एंड से इशू क्या आ रहा है? बिजली चोरी नहीं रोकी जा रही, उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? और फिर लोग कह रहे हैं कि ये ताजिर भी जो एहतजाज कर रहे हैं, इनका भी वावेला यही है, एक तो जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, दूसरा लोड शेडिंग का सिलसिला थमने पे नहीं आ रहा। चले भारी भरकम आप बिल डाल रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो फिर अपने एंड से जो मसाइल हैं, लोड शेडिंग है उसको ही रोक लें, बिजली चोरी को ही रोक लें। इसमें ये जो आप मामला जिस पे हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं या ताजरों का एहतजाज या अगर वो सड़कों पे निकले हैं, तो ये दो अलग जो है टॉपिक हैं। और तीसरा आपने लोड शेडिंग का जिक्र किया है। मैं तो कहता हूँ इन जो हालात में तो शायद कंज्यूमर ये चाहता है कि लोड शेडिंग हो ताकि कम से कम यूनिट कंज्यूम हो और ताकि उनका बिल कम हो। अब लेस्को की डिमांड देखें जो 5800 मेगावाट पर चल रही थी और इस मौसम में हफ्ते के मौसम में तो की जा रही कि इससे ज्यादा जाएगी, वो डाउन हुई है। वो 4800 मेगावाट का। इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर ने बिजली का इस्तेमाल कम किया है। कि मई में उनको जो बिल मई के जो फ्यूल प्राइस उनको पड़ी, अब जो उसके बाद जून की पड़ेगी। दूसरा जो आपने बात की ताजर क्यों सड़कों पर हैं, बेसिकली हुआ क्या कि आपने अपना जो सालाना बजट था उसमें हुकूमत ने मंजूरी दे दी कि सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट कर दी और वसूली के लिए आपने कंपनी से कह दिया कि एजेंट के तौर पर वसूली करेंगे। अब सब्जी फरोश जो है उसने भी कमर्शियल टैरिफ ले रखा है। हिजाम की दुकान है उसने भी वही ले रखा है। एक अगर खोखा है छोटा सा किसी ने हट बना रखा है उसने भी कमर्शियल टैरिफ ले रखा है। तो आप एनटीएन नंबर या आप उसको टैक्स पेयर सब्जी फरोश को किस तरह बनाएंगे, हिजाम की दुकान को किस तरह आप टैक्स पे ला सकते हैं कि किस तरह लेकर आएंगे। ये क्या हुआ कि एक दूध की दही की जो दुकान है उसको भी आपने ये लगा दिया कि जो टैक्स पेयर है उसको 3000 भेज दें, जो नॉन टैक्स पेयर है वो 6000 की। छोटे जो सार्फिन है ये तो सारे नॉन टैक्स पेयर हैं, इनको तो मालूम ही नहीं है कि एनटीएन क्या है और टैक्स हमने किस तरह देना है। तो वो खमियाजा जो है वो छोटा जो दुकानदार है वो इससे सफर हो रहा है। तो उस पर फिर वो एहतजाज कर रहे हैं और सड़कों पर निकल आए। शाहिद सिपरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सो अभी फिलहाल हमें हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं, आगे हफ्स की शिद्दत बढ़ रही है। सो इसी तरह से जारी रहने वाला है। हमने लेनी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। और हमने अभी खबर आपके साथ डिस्कस की कि बिजली किस तरह से महंगी हो रही है। सो बिजली बचाने के लिए जो एक प्लान बनाया गया था कि मार्केटों को जल्द बंद करने का फैसला किया गया था, उसमें अब एडिशन बल्कि कुछ जो चेंजिंग लाई गई है वो ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि बेकरीज रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। सो ये एक मैसेज था जो कि आप तक पहुंचाना था, क्योंकि लोग बहुत परेशान होते हैं। सुबह जिन लोगों ने रात को नाश्ते की वगैरह की खरीदारी करनी होती है, सो उनको प्रॉब्लम रहती थी, जिसके लिए ये फैसला कर दिया। और अच्छा फैसला है क्योंकि आगे से स्कूल्स वगैरह भी खुल गए हैं, तो कुछ लोग जो रात को जाते थे ग्रॉसरी करने, कुछ शॉपिंग करने, उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो बिजली बचानी है तो वाकई डे लाइट का इस्तेमाल जो है, इसके रुझान को हमने आम करना होगा और यही एक सूरत रह गई है। अदरवाइज ये जो भारी भरकम बिल हैं ये हर महीने आपको तंग करेंगे और हर महीने ही आपकी परेशानी इसी तरह से रहेगी। अब हमारे पास खबर कौन सी है जी? हमारे पास खबर है जी, पंजाब पुलिस का यूटर्न। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सो साई साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी है ना, बिल्कुल। पंजाब पुलिस भी ज़ाहिर है जिस तरह गवर्नमेंट चेंज होती है तो पुलिस को चेंज होना पड़ता है। मौजूदा आईजी साहब फैसल शाहकार साहब ने की पोस्टिंग तब हुई जब राव सरदार साहब की जन्म से इनकार किया गया। फैसल शाहकार साहब को लाया गया नून लीग की गवर्नमेंट में। वो जो 2-3 दिन ट्रस्टी वज़ीर आला रहे हमजा शहबाज, फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया और वो पंजाब में उन्होंने चार्ज ले लिया। अब मसला ये था कि ये प्योरली आ रहे थे कि नून लीग की गवर्नमेंट से आई। सही। अब इस खौल से निकलना है, अपनी पोस्टिंग को कंटिन्यू रखना है। उसके लिए ज़रूरी था कुछ ऐसे इकदाम किए जाएँ कि इमरान खान को खुश किया जाए, मौजूदा वज़ीर आला खुश किया जाए। मुझे ये बता दें, ये जो बदलते हालात हैं, बदलते गवर्नमेंट है, इससे पुलिस की कारकर्दगी कितनी मुतासिर होती है? हर अफसर अपनी सीट और यही मैं आपको बताना। अब सीपीओ जो होता है वो कहते हैं कि अफसर खुडे लाइन लगे हुए। अब वो सारे खुडे लाइन लगे हुए अफसर थे जो पीटीआई के दौर में अच्छी पोस्टिंग्स में थे, अच्छी सीटों पे थे। जब पिछली गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबको सीपीओ में बिठा दिया
जो दूसरे अफसरान थे कुछ अर्सा से खुदा लाइन थे, उनकी अच्छी पोस्टिंग दे दी। अब ये जो लेटर है ये बड़ा, जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इस पर शौक़ लगा कि एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, एक एक चीज़ का लिखा गया है कि जब रेड किया गया तो लेडी पुलिस साथ थी, क्या वारंट हासिल किए गए, उसके बाद लिखा गया कि कितने आंसू गैस के शेल चलाए गए, जो केमिकल इस्तेमाल किया गया वो एक्सपायरी डेट क्यों था, कितनी रबर की गोलियां चलाई गई, वो जो बंदा रावी रिवर के ब्रिज से गिर के जिसकी डेथ हुई थी उसके क्या महरकात हैं, किसने अहकामात दिए। सही साहब, सवाल ये है, रिपोर्ट बन जाएगी, रिपोर्ट तलब कर ली गई है, रिपोर्ट बन जाएगी, रिपोर्ट के बाद क्या होगा जरा ये बताएं, हमें ये बताएं, हमें ये बताएं। नहीं, ये रद्दी की टोकरी में तो तब जानी थी अगर हमजा शहबाज होते वज़ीर आला। अब इसका इस्तेमाल होगा। अभी मैं कल रात को एक खबर दी थी कि रिजवान उमर गोंदल को DPO मियांवाली से हटा के CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। ये वो बंदा है जिसकी माने का ख़ानदान से कोई तलक कलामी हुई थी जब वो DPO पाकपतन थे बुज़दार सरकार के दौर में, और उनको ऐसा फिक्स किया गया था, लंबी चौड़ी इंक्वायरी की गई थी, और वो जितनी देर बुज़दार सरकार रही थी और PTI गवर्नमेंट रही थी वो दारबदारी होते रहे और वो ज़ेर अताब ही रहे। नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उनको पंजाब लाया गया, उनको DPO मियांवाली तैनात कर दिया गया, और अभी एक दिन हुआ है तख्ता चेंज हुए तो उनको फिर दोबारा सरेंडर कर दिया गया है, और अगली मंजिल फिर उनकी इस्लामाबाद लग रही है। तो ये अब मत भूलें कि अब ये जो रिपोर्ट है, ये पुलिस के फाड़ पे चाड़ का नया राउंड भी आपने छेड़ा है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये मैं आपको इस खबर, अब इस पे होगा ये कि जो अफसरान रिपोर्ट आएगी वही अफसरान रिपोर्ट बनाएंगे जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, चूँकि अभी तक तो वही है डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन्स में। अब जब रिपोर्ट आएगी तो फिर IG साहब पेश करेंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है माजरत के साथ कि ये तमाम चीज़ें भी आपकी सियासत की नज़र जब हो जाती हैं तो फिर जो पुलिस का असल काम है, इमरान भाई हम हालात अपने यहाँ देख रहे हैं ना क्या है। बड़ी अच्छी बात आपने की है। मैं यही बात जो है वो डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा साई साहब ने जिस तरह बताया कि रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है, और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जिन पुलिस अफसरान ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है उनकी रिपोर्ट बनाई जाए। अब मुझे ये बताएं, जिन पुलिस वालों ने जब PTI अपोजिशन में थी उन पर उनके एहतजाज पे गिरफ्तारियाँ की, रेड शेड की, सारा कुछ किया, उन्होंने किसके कहने पे की? ऑब्वियसली कोई ऊपर बैठा होगा ना, चाहे वो वजीर दाखिला है या चाहे कोई वजीर कानून है, उसके कहने पे पुलिस अफसरान ने की। वो बेचारों ने खुद तो नहीं की ना। अगर आपने एक्शन लेना है तो आप इन पुलिस एहलकारों के, पुलिस अफसरान या एहलकारों के खिलाफ क्यों लेंगे? आप उनके खिलाफ लें ना, उनके खिलाफ कोई ऐसी चार्जशीट तैयार करेंगे जब वो इक्तदार में थे तो उन्होंने अपने इक्तदार में ये किया। ये वही हिसाब है ना कि देखें सानिया माल टाउन में PTI जो है वो आज तक यही कहती है कि जी मुस्लिम लीग नून ने ज्यादती की। चलें, मुस्लिम लीग नून ने ज्यादती की, मुस्लिम लीग नून के ऑर्डर्स थे और पुलिस अफसरान या जिले इंतजामिया ने उनको फॉलो किया, जिसका खमियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। तो अब ये इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्यों जो है वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं? दूसरी ये चीज अब आप ये देखें ना, जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने पुलिस अफसरान जो है उनको ले आती है और फेवरेट्स को आगे लेकर आती है। फिर वो क्या काम करेंगे? क्या मेरिट पर फिर तफ्तीशें हुआ करेंगी? मेरिट पे क्या कार्रवाइयां हुआ करेंगी? फिर तो वो सिर्फ अपने आला हुकाम को खुश करने में लगे होंगे ना, मेरिट पे तो फिर कुछ नहीं होगा। मौजूदा गवर्नमेंट का सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग है। अभी से जिस दिन ये इलेक्शन जीते हैं वज़ीर आला का, उसी वक्त चलना शुरू हो गया 5-6 तस्वीर लगा के कि आप अपना बंदोबस्त कर लें, आपको तो छोड़ना ही नहीं। और अब मैं DPO सियालकोट, ये फिर इंतकामी कार्रवाई है। हाँ, मैं आपको बताया, ये हसन इकबाल है, DPO सियालकोट थे, अभी DPO उकड़ा है, कल उनका ट्रांसफ़र हो गया IB में, उनको यानी पंजाब गवर्नमेंट से चले गए। उन्होंने कोर्ट की डायरेक्शन पे इनको जलसे से रोका। कोर्ट की डायरेक्शन थी, अकलीती कोई जगह थी, तो वहाँ पे PTI का जलसा हो रहा था। कोर्ट की डायरेक्शन है कि यहाँ पे जलसा नहीं होगा, किसी और जगह शिफ्ट करना। चर्च की बात थी, चर्च में जाके PTI की आदत से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे ना करें, आप किसी और जगह पे करें। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, इन्होंने उसको सियासी रंग दिया। और फिर मरियम बीबी ने एक ट्वीट किया कि शाबाश हसन। अब हसन बेचारा अपनी ऑफिशियल नौकरी कर रहा था, वो रगड़े में आ गया, वो खजल हो गया। अब सोहेल चौधरी साहब की साथ तस्वीर चल रही है, कुछ और पुलिस अफसरान की चल रही है। अगले दिनों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रेला आ रहा है और मेरा ख्याल आज से शुरू हो जाएगा। नए CCP आ जाएंगे, DIG ऑपरेशन, आपको सियासी RPO चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मुझे वाज़ेह तौर पे एक चीज़ बता दें, ये जो आपने कहा रेला आ रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, अफसरान के उखाड़ पे छाड़ हो जाएगी, इसमें ना तो कारकर्दगी होगी, इसमें ना तो कुछ फेवरेटिज्म। अच्छा, एक और चीज़ बताने लगा था, अभी सबसे पहले तो ये तयन हो रहा है कि फैसल शाहकार को रखा जाए ना रखा जाए। वो IG साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इम्तिहानात में पास हो जाऊं,
और कोशिश उनकी यही है कि मैं कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने आना था तो CM ऑफिस से डायरेक्शन थी कि आपने इमरान खान को रिसीव करना है, उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, तो वैसे आ रहे हैं, यानी एक अपोजिशन। साहब हमें ये भी बता दें, हमें ये भी बता दें कि उस एरिया के SHO का क्या बनेगा जिसकी हदूद में डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी का शीशा टूटा था, जरा वो भी बता दें। यही रिपोर्ट है ना, यही तो रिपोर्ट इसीलिए ली जा रही है कि इनको देखिएगा फिक्स कैसे करना। यार देखिए, होना ये चाहिए, अगर किसी की कारकर्दगी अच्छी है, कोई ऑफिसर व्हाटएवर, वो उसकी एफिलिएशन किसी से भी है, काम अच्छा कर रहा है, आप उससे काम ले। इमरान भाई यही बता रहे थे ना कि सानेहा मॉडल टाउन के अफसरान जो थे उनको अभी लाया गया था पंजाब में और उनको अच्छी पोस्टिंग दी जा रही थी, DG एंटी करप्शन आ गए थे राना जवाब साहब, इसी तरह दीगर अफसरान को अच्छी तैनातियाँ दी जा रही थी। वो अकबर नासिर साहब थे पंजाब से, उनको सरेंडर किया गया था, उनके खिलाफ बड़ी सख्त इंक्वायरी चल रही थी, नून लीग ने उनको IG इस्लामाबाद लगा दिया, वो बड़ा अच्छा काम करके गए हैं, लेकिन PTI इसलिए उनसे नाला थी कि राना सनाउल जो एविडेंसेस थी केसेस की उसने सेफ सिटी से दी थी। तो यहाँ पे आपका ये क्राइटेरिया थोड़ा है कि आप किस तरह काम करें, यहाँ पे तो क्राइटेरिया ये है कि किसके लिए काम कर रहे हैं, किस दौर में किस तरह का। फिर आप हुकूमत में अवाम के लिए तो नहीं आए ना, आप तो फिर अपने बदले लेने आए हैं, अपना इक़्तिदार एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्योंकि फिलहाल सबसे पहला काम आते ये किया जा रहा है कि आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो ही गवर्नमेंट संभाली पहला आर्डर हुआ DPO मंडी बहाउद्दीन को तब्दील कर दिया गया। अब उस पर काफ लीग और PTI के दरमियान इख्तलाफात आ गए। माजरत के PTI के लोगों ने बताया कि नया जो DPO लगाया है, जब यहाँ पे आज़ादी मार्च था तो हमें बड़ा तंग किया था उसने। सिर्फ एक लाइन, मैं तो ये कहने वाला था कि वज़ीर आला परवेज इलाही आए हैं, चले इनसे देखते हैं क्या उम्मीद करेंगे, लेकिन मुझे याद आ गया कि जब इन्होंने वज़ीर आला बनना था उससे पहले जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने कहा IG और चीफ सेक्रेटरी तुम्हें तो मैं देख लूंगा, इनसे फिर क्या तवक्को करें हम। बस ऐसे ही तो IG चला गया था पहले इनके आने से। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद, आपको एक बार फिर से शो में कहेंगे। खबर है जी सेफ सिटी से, जहां पर जायदुल मियाद जो कैमरे हैं 15,000 बैटरियां तब्दील उनकी नहीं की गई हैं। और होता क्या है कि जब कहीं पे लोड शेडिंग होती है ये कैमरे भी काम करना छोड़ देते हैं। साई साहब क्या कहना चाहेंगे? ना आपकी बात का तो सेफ सिटीज वाले गुस्सा ही बड़ा करते हैं। मैंने तो खबर पढ़ी है, बस अच्छा किया आपने, सिर्फ खबर मैंने सिर्फ खबर पढ़ी है और मैंने हकायक बयान करेंगे तो वो चुपते ही है ना। अच्छी चीजें आपको भी पता है हमेशा हम हाईलाइट भी करते हैं, लेकिन अब जब आपने एक सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट दिया, बताया कि आपने सिटी को सेफ रखना है, तो इस तरह से तो नहीं रहेगी कि कहीं पे कैमरे खराब, कहीं पे बैटरियां खराब, कहीं पे लोड शेडिंग हो रही है। क्या कहेंगे? 17 अरब से ये मंसूबा शुरू किया गया, कैमरे लगाए गए तकरीबन कोई 7,500 के करीब कैमरे में, जिनमें से 5,000 के करीब कैमरों से ये आपकी मॉनिटरिंग चल रही है। बाकी कैमरे कुछ स्पेशल हैं, फेशियल रिकग्नाइजेशन के हैं, कुछ ईच रनिंग के हैं, कुछ दूसरे हैं। इनमें से भी इन तमाम कैमरों की जो बैकअप है वो बैटरीज के साथ है। जब लोड शेडिंग होती है तो फौरी तौर पे बैटरी पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो चलना शुरू हो जाते थे। अब 5 साल हो गए हैं, बैटरियाँ तब्दील नहीं की गई। 15,000 बैटरियाँ रिक्वायर्ड हैं, जो कि गैर मुल्क की कंपनी के साथ इनके मामला तय नहीं पा रहे। जब मामला तय पा जाएंगे, एग्रीमेंट दोबारा हो जाएगा, उसके बाद ये बैटरियाँ तब्दील होंगी। तब तक जहाँ भी लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पे या तो कैमरे बंद हो जाते हैं या इंतहाई मामूली बैकअप है, थोड़ी देर चलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। जो सेफ सिटीज़ हुकाम हैं, एक तो आला अफसर वहाँ पे है कोई नहीं, 3 बड़ी सीटें हैं, 2 ग्रेड 20 की हैं, ग्रेड 21 की है। MD जो है वो एडिशनल IG रैंक है, वो पिछले राव साहब थे जब ट्रांसफ़र हुए तब से खाली है। CAO चीफ एडमिन ऑफिसर की सीट जो है वो तकरीबन साल से खाली है। CO की सीट जो है पिछले तकरीबन 2-3 माह से खाली है। पिछली गवर्नमेंट ने भी कोई नहीं नया बंदा अपॉइंट ही किया। मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में जब पहले थी तब भी कोई बंदा उस पर पोस्ट नहीं किया गया। तो जब आप इस तरह निगलेक्ट करेंगे तो काम किस तरह चलेगा? वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ बैटरियाँ ख़राब हैं, ये सेफ सिटीज़ की अपनी रिपोर्ट है कि 2500 के करीब कैमरे काम नहीं कर रहे, बैटरियां काम नहीं कर रही, फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम चले वाज़ेह रहा है कि आपने पहले मेंशन कर दिया कि इनकी अपनी ई चलानिंग का जो कैमरे हैं वो 355 हैं, 215 बंद हैं। हर चीज़ ही ख़राब है, हर चीज़ का काम होने वाला है। और इवन ये कोई काम कर भी नहीं सकते जब तक वो कंपनी जो है वो गैर मुल्की कंपनी जब तक इनके साथ एग्रीमेंट दोबारा नहीं करेगी, मामला तय नहीं पाएंगे, तब तक ना सॉफ्टवेयर को छेड़ सकते हैं,
ना हार्डवेयर को छेड़ सकते हैं। पता चला था पासवर्ड भी इनके पास। हाँ जी, सारा कुछ उनके पास है। अब इनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने समरी बना के कैबिनेट को भेजी है, कैबिनेट अप्रूव करेगी, उसके बाद कंपनी जो है वो दोबारा यहाँ पे काम करना शुरू करेगी और तमाम चीज़ों को बेहतरी की तरफ तभी लाया जाएगा जब वो कंपनी आएगी। नहीं तो आपका ये मनसूबा तो फिलहाल तो ये मामला हमें हल होता नहीं नजर आ रहा। सेकंड है, एक कमेंट इमरान भाई आपका। देखिए जी, ये प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, ये बनाया तो गया था क्राइम मॉनिटरिंग के हवाले से। नो डाउट ये काम बहुत अच्छा करता भी रहा है और कर भी रहा होगा, लेकिन हम बात ये करें, अब जो इस पे छाप लग चुकी है ना, वो सिर्फ ये लग चुकी है कि ये सिर्फ चलान नहीं करता है, कि ये सिर्फ गाड़ियों के जो है वो चालान करता है। चेंज करने की जरूरत होगी, वक्त बहुत लेकिन आप ये देखें ना कि 15,000 बैटरियां, जिस तरह अली साहब बता रहे हैं कि लाइट जाती है तो ये बैटरियों पे शिफ्ट हो जाते हैं और 15,000 बैटरियां जो है खराब होने के करीब है। मींस जहां पर लाइट चली जाएगी वहां आपके कैमरे बंद हो जाएंगे। वो अल्लाह हाफिज है उस मामले का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं और करवाते भी रहते हैं। हमारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी से बैरून मुल्क बैठकर अपने मुल्क की खातिर काम भी कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए सियासी समाजी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। आज के मेहमान भी जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। सोशल मीडिया टॉक शो जो है वो भी होस्ट करते हैं और इसके साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं, हॉलैंड में हैं आजकल। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ जी, ये प्रेसिडेंट PMLN हॉलैंड हैं। सो इनकी सियासी समाजी खिदमत और इसके साथ साथ किस तरह से ये अपने मुल्क के लिए वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं, किस तरह से ये अभी जो मौजूदा सियासी हालात हैं इनको देखते हैं। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे। चौधरी परवेज सिंधिला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे मेहमान जब हमारे पास आते हैं तो एक हमें मंजर पता चल जाता है कि यहाँ के सियासी हालात वहाँ कैसे देखे जा रहे हैं, ओवरसीज़ क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अपने मुल्क को लेके वो कितना एक्टिव हैं। सो मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। मुझे सिर्फ एक आपका कमेंट चाहिए। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हर बंदा परेशान नज़र आ रहा है, कुछ सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम में, कैसे देखते हैं आप इन हालात को? मैं हमेशा कहता ये हूँ कि पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं और जो फ़ॉरेन में बैठे लोग हैं वो इस तरह देखते हैं कि आप किसी गांव में हैं और किसी पहाड़ी की नुक्कड़ पर बैठे हैं और पूरे गांव को आपकी नज़रें विज़िट कर रही हैं। फ़ॉरेन में लोग बैठ के पाकिस्तान को ऐसे ही देखते हैं। पाकिस्तान में ऐसे होता है कि वो इस तरह से डायरेक्ट, क्योंकि लोग सुबह शाम अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में और बहुत सारे मसले मसाइल में, फ़ॉरेन में लोगों के ये मसाइल नहीं होते, वहाँ पे खुशहाल होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनकी नज़र ज़्यादा होती है। और फिर वैसे भी जो चीज़ आपके पास ना हो उसके बारे में आप ज़्यादा सोचें हैं। तो फ़ॉरेन में रहने वाले पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि जिस किस्म के हालात हैं ये नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल आप स्टेबल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा। तो वो हमेशा परेशान रहते हैं इसको देख के। ऐसे कभी कभार मौके आए हैं कि वो खुश होते हैं कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। 2016-15 में, 17 में, 18 में हमारी GDP बड़ी अच्छी जा रही थी, इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही थी। पाकिस्तान जिसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था ये टेररिस्ट मुल्क है, वरएवर पता नहीं क्या क्या होता था, धमाके हो रहे हैं। आप बिलीव करें कि बच्चों को साथ बिठाते नहीं थे टीवी देखते वक्त कि कोई पता नहीं किस वक्त क्या न्यूज़ आ जाए। बट नाउ अगेन इज समथिंग लाइक दैट, बट दैट पीरियड वाज अ बिट बेटर, वाज फ्रॉम 2016-15 till 2018. After that everything is front of you. बिल्कुल आपने सही कहा जी, अब सभी के सामने है जो कुछ भी हो रहा है। अच्छा जी, मुझे ये बताएगा, हमारे ओवरसीज हम समझते हैं कि पॉलिटिकली इतना मुतहरिक नहीं होते। आपकी जैसे कि मैंने एक प्रोफाइल पूरी देखी, आप टॉक शोज़ भी कर रहे हैं और व्लॉग्स भी कर रहे हैं और ख़ास से एक्टिव सियासी तौर पर वहाँ पर बैठ के हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? मतलब आप वहाँ पर भी अपनी कम्युनिटी को एक्टिव कर रहे होंगे, किस तरह से तमाम आपकी मसरूफियात रहती हैं? मैं इस तरह से सोचता हूँ हमेशा कि जब कभी मुझसे हिसाब लिया जाएगा कि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते स्वाय इस मुल्क में पैसे भेजने के और क्या आपका हिस्सा है। वो तो आपने अपने पेरेंट्स को भेजने थे, घर बनाने के लिए यहाँ तो अपने पैसे भेजने थे, ज़मीन ख़रीदने के लिए तो पैसे भेजने थे, ये तो आपकी मजबूरी थी, और क्या किया है। तो मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ, मैं इस मुल्क का जो कोई मुझ पे कर्जा है, जाहिर है इस मुल्क में मैं पढ़ा हूँ, इस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, उनके लिए अगर कुछ कर सकूँ तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ बैठ के मुझे लगा ऐसे
मैं जैसे कि आपने बताया पाकिस्तान मुस्लिम लीग हॉलैंड का सदर हूँ, तो एक वक्त ऐसे आया था कि PMLN पर इतना मुश्किल वक्त आया था कि उनकी आवाज़ हर जगह पे बंद होती थी, बट सोशल मीडिया पर बंद नहीं होती थी। सो आई डिसाइड टू स्टार्ट अ टॉक शो। ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढें जहाँ पर आप खुल के इजहार ख्याल कर सकें और PMLN का भी खुल के मौक़िफ़ बयान कर सकें। तो ये एक उसके पीछे मकसद था, और वो आगे चल के मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इट विल बी सो सक्सेसफुल कि आप 365 डे एवरी डे 9:30 जितने भी टॉक शो उनके कुछ दिन होते हैं ना, मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम फ्राइडे टू थर्सडे, बट मेरा टॉक शो था वो 365 डेज था। इन बिगनिंग वाज लिटिल डिफिकल्ट टू जस्ट मैनेज द टाइम, अपने बिजनेस से, अपने फैमिली से, बट स्लोली यूज टू। फिर आपकी यूज टू हो जाते हैं, रूटीन बन जाती है। सो आपके टॉपिक्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल ही टॉपिक होते हैं या फिर कुछ सोशल इश्यूज वगैरह भी डिस्कस करते हैं? सोशल इश्यूज वगैरह होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। कोरोना के दिनों में हमने कोरोना पे बहुत किया, बहुत शो किए। मुख्तलिफ मुल्कों से हमने डॉक्टर्स लिए कि ये है क्या, कहाँ से आई है, कैसे सदे। वो तो टाइम ये था कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे इधर उधर से, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था जी। कि बिल्कुल। तो अमेरिका से हमने काफ़ी डॉक्टर्स के साथ प्रोग्राम किया। आपको पता है अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर दे आर वन ऑफ द बेस्ट, रीढ़ की हड्डी हैं। इंग्लैंड में मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ शो किए, रिसर्च किए कि ये है क्या, लोगों को कैसे महफूज रखना है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में बहुत किए। फिर हमने उस पर कोशिश की कि पाकिस्तान में लोगों के बिज़नेस और लोगों की जॉबें ख़त्म होने के बाद उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर हमने कम्युनिटी के साथ मिलकर वहाँ से बैठकर यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के लिए जो भी कर सकते थे किया था। ये उन दिनों में था। अब भी जब कोई ऐसे मसाइल की आते हैं तो उस पर करते हैं, लेकिन हमारा मेन 90% हम लोग सियासत पे ही, हमारे सियासी शो ही होते हैं। फीडबैक कैसा आता है? ज़बरदस्त आता है। लोग तारीफ़ भी करते हैं, अच्छा भी लगता है, क्योंकि जिन हालात में ये शुरू किया था उन हालात में ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहब का, इसाक डार साहब का, आई डिड विद इसाक डार साहब मोर देन आई थिंक 35-40 शो, अच्छा, विच इज़ आई थिंक बहुत सारे लोगों ने किए होंगे इसाक डार साहब, लेकिन मैंने 3 साल में उनके साथ 30 से 40 शो किए हैं इसाक डार साहब के साथ। बल्कि बजट पे उनकी पूरी जो एक 2-2 ढाई घंटे की लाइव उनके साथ प्रोग्राम किए हैं। चैनल पे वो बैन थे पाकिस्तान के, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारा प्लेटफॉर्म ऑलवेज अवेलेबल था। और मुझे याद है कि एक दफ़ा हम शो कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार ये तुम्हारा पूरा जो शो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी जो है वो देखेगी और इसको देखकर बजट बनाने में उनको हेल्प मिलेगी। अरे ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। तो आप अपनी खिदमात अगर मुल्क से बाहर भी हैं तो आप अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा किस तरह से देखते हैं आप ये मौजूदा हालात जो हैं? ऑब्वियसली आप तो अगर पॉलिटिकल शोज़ कर रहे हैं आपकी तो गहरी नज़र होगी, कुछ रिलेट करना चाहेंगे ये जो अभी हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, इससे कबल जो सिचुएशन थी, दोनों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है किसी के पास भी चले जाएं, अगर वो सिर्फ आपसे बहस करेंगे और वो अपने उस पर कायम रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग इसका तकाबल कर सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। फ़र्ज़ किया कि 2013 से लेकर 2018 और 2018 से लेकर 2022 सब चीज़ें आसमान को छू रही थी। आने वाले आप देखें 2030 में दुनिया के मुख्तलिफ अदारे कह रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया की 18वीं बड़ी मईशत बनेगी, लेकिन जो उस वक्त हुकूमत के वज़ीर ख़जाना थे इसाक डार साहब, वो कहते थे नहीं, मैं कह रहा था कि 2027 तक बनेंगे। 2027 तक पाकिस्तान की 18वीं बड़ी मईशत बनने वाला मुल्क अब कहाँ पर खड़ा है? क्योंकि पिछले जो 3 साल थे उनमें जो हुआ है वो आपके सबके सामने है। अभी जाहिर है ये जो पिछले 2-2.5 महीने में ये इनके वजह से नहीं कह सकते। अब 3 साल में जो मिला है, जिस हालात में इमरान खान साहब की हुकूमत छोड़ कर गई है, उसको आगे लेकर चलने के लिए पता आ रहा है आगे खाई है क्या। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है वोटों के लिहाज से, 2/3 अक्सरियत मिली है इनको। उसके अलावा उनका तजर्बा, एक्सपीरियंस, उनको नज़र आ रहा था कि हमारे आगे खाई है, हमारी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, लेकिन रियासत बचाने के लिए स्टेप लिया और इंशाल्लाह ताला अगले 2-4-6 महीने में देखेंगे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ओवरसीज़ का क्या रोल लगता है आपको मुल्क की मैशियत को संभाला देने में, मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन को संभाला देने में, और ओवरऑल हमारे ओवरसीज़ क्या समझते हैं आप, कितनी अहमियत के हामिल हैं? 2-3 महीने पहले जब इस मुल्क में हुकूमत तब्दील हुई थी तो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली कि हम पाकिस्तान पैसे नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक हुकूमत ऐसी आ गई है कि इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। आप अभी चेक करवा सकते हैं अपने प्रोड्यूसर से कि पिछले 2 महीने में जितने पाकिस्तान में ओवरसीज़ से पैसे आए हैं वो पिछले 2-4-6 महीने साल से रिकॉर्ड ज़्यादा आए हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझते हैं
कि इस मुल्क को निकालने के लिए एक प्योर जमहूरी सियासत जो जमात है ना वही निकाल सकती है, जिनका जमहूरियत पर बिलीव है। जो चोर दरवाज़ों से आए नहीं हैं, आना नहीं चाहते, वही ये कर सकते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बिलीव है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो ही इन तमाम मुश्किलात से इस मुल्क को निकाल सकती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा की तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। सही, मुझे ये बताइएगा, वोटिंग का राइट ओवरसीज के लिए बार बार डिस्कस किया जाता है, क्या समझते हैं आप कितना जरूरी है? आई डोंट थिंक सो कि दिस इज द बेस्ट वे कि उनको वोटिंग का, हमें वोटिंग का हक नहीं चाहिए। फर्ज किया कि मैं वहां बैठकर वोट डालूं और मेरा वोट आबिद शेर अली को चला जाए, फॉर एग्जांपल फरह हबीब को चला जाए, उनको तो पहले भी वोट पड़ते हैं इस मुल्क में, मेरे वोट से क्या फर्क पड़ेगा? हमें चाहिए नुमाइंदगी। जिस तरह यहाँ पे खवातीन को एक तनासब से नुमाइंदगी दी जाती है, व्हाई नॉट ओवरसीज? ओवरसीज से आप फर्ज किया कि यूरोप के 2 ब्लॉक बना दें, ओवरसीज का ब्लॉक बना दें, ऑस्ट्रेलिया कनाडा का ब्लॉक बना दें, फ्रॉम होल वर्ल्ड मुख्तलिफ पार्टियों की जितनी सीटें हैं उस हिसाब से तनासब से नुमाइंदगी दे दें। वहाँ से डायरेक्ट जब नुमाइंदे बनकर यहाँ पे आएंगे, और इसकी मिसाल मौजूद है, कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तजर्बा किया है, सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तजर्बा किया है कि ओवरसीज़ के कोटे से, फिर ओवरसीज़ को यहाँ पे टिकटें दी हैं, इलेक्शन लड़े हैं। तो जब उनको डायरेक्ट वहाँ से आप असम्बलियों में लेके आएंगे तो वो अपने मुकदमात लड़ सकेंगे। और अगर मैं वहाँ से वोट डालूंगा और फिर वोट मैंने इन्हीं लोगों को डालने हैं जो यहाँ पे मौजूद है, तो मेरा वोट तो कहीं गुम हो जाएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा खतरा भी है कि मेरा वोट जिसको मैं डालूंगा वो राइट पर्सन को जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल में नुमाइंदगी ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत वोट का राइट। बिल्कुल, आपने सही कहा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसी तरह से टॉक शो सियासी तौर पर मुतहरिक रहेंगे और वहाँ बैठ के अपने पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करता रहूँगा। यहाँ पर बैठकर भी शो कर रहा हूँ, आज रात को भी शो करूँगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मसाइल होते हैं कि आई केम विद किड्स, कुछ आपको पता है यहाँ पे आते ही बच्चे जो हैं उल्टा पिल्टा खा पी लें, तो वो थोड़ी सी परेशानी। बट आई विल स्टार्ट, आई एम डूइंग फ्रॉम हियर आल्सो एंड आई विल डू शो अपने वक्त। बिजनेस चीज़ें बहुत ज़्यादा उलट पुलट होती हैं, लेकिन इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में अगर मजीद भी कभी को मेरी पार्टी मुझे कुछ जिम्मेदारी देगी तो कोशिश करेंगे कि उस पर पूरा लाहौर कितनी देर बाद विजिट करना हुआ और क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट्स देखी, क्या क्या चेंजिंग्स देखी, अच्छी बुरी ज़रा दोनों बता दें ताकि हम लाहौर का चैनल हैं तो हम कोशिश करते रहें वो चीज़ें हाईलाइट भी करें। आप बिलीव करें, मैंने लाहौर की जब सड़कें रात को धुलते देखता था, जब पिछले अदवार में आता था ना, तो मुझे स्पेन, इटली, हॉलैंड याद आ जाता था, क्योंकि वहाँ पे हम देखते थे और सोचते थे कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हो। और फिर मैंने लाहौर में देखा एंड मैं, आप बिलीव करें कि ये बात करते वक्त भी जज्बाती हो रहा हूँ कि आई वाज वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में कोई ऐसा इंसान आया जो इंसानों के बारे में सोचता है। फिर मैं जब अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ट्रक आ रहा है और वो वहाँ से जितना गार्बेज है उठा के लेके जा रहा है। एट द सेम वे इन आवर कंट्री आल्सो, कि वहाँ पर वो ट्रक आते हैं एवरी मॉर्निंग, वो गार्बेज लेके जाते हैं। तो ये चेंजें जब लाहौर में मैं देखता था, फिर उसके बाद ये 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा, आप देखें इस ईद पे देख लें कि सोशल मीडिया पे हमने किसी जगह में लाहौर पे जानवरों का जो भी कुर्बानी के बाद नहीं देखा, लेकिन इससे पहले हम देखते रहे हैं। तो लाहौर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमेशा की तरह वो जो जुमला कहते हैं लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लाहौर इज़ हिस्टोरिकल, विदाउट लाहौर पाकिस्तान इज़ नॉट कंप्लीट। बेस्ट चीज़ क्या है लाहौर की? वैसे तो खाबे मशहूर हैं, लेकिन आप जब यहाँ नहीं होते, जब जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करते हैं क्या है? पहले माँ को मिस करता हूँ और फिर खाबों को मिस करता हूँ। ग्रेट। मैसेज क्या देना चाहेंगे लाहौरियों? लाहौर के लिए मैसेज ये है कि जो लाहौर वाले हैं थोड़ा सा ट्रैफिक पे ख्याल कर लिया करें, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं ना तो ज़रा लेफ़्ट राइट को देख लीजिए, थोड़े बहुत अपने राइट का ख्याल कर लिए करें। और जो कोई बड़ी गाड़ी होती है ना वो इतने भी बुरे नहीं होते जितने छोटे मोटरसाइकिल वाले और गाड़ी वाले उनको समझते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और एक्चुअली यही लोग हैं जो कि मेरे ख्याल से हादसात की वजह भी बनते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच, गुड लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम अगर ख्याल रखें, वो चाहे ट्रैफिक इशूज़ हैं, वो चाहे जगह जगह गंदगी फैलाना है, ये एक इंडिविजुअल का बिहेवियर है जिसकी वजह से हालात हमें हर जगह ही ख़राब नज़र आते हैं, जिसकी बाकी लोग भी जो है वो शिकायतें करते हैं। जैसे कि हमने जिस दिन शो किया था कि हमारे लोग जो हैं वो दूसरे इलाकों में, दूसरे शहरों में सियाहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो जो वो वहाँ के लोग सबसे बड़ी शिकायत करते हैं वो यही है कि आके जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी फैला जाते हैं। ये छोटे छोटे हमारी चीज़ें हैं जो कि ख़राबियाँ पैदा करती हैं, जिसको हमने खुद ही ठीक करना है। सो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए, और जहाँ कहीं पे भी आपको गलती कोताही लगती है उस बिहेवियर को चेंज कीजिए। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और प्रोग्राम के सिलसिले में जी हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, ओ लेवल ए लेवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस स्टेज पे आके जो आपको डिफरेंट सजेशंस मिल रही होती हैं वो एक्चुअली समटाइम स्टूडेंट्स डबल माइंडेड, ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि पेरेंट्स भी डबल माइंडेड हो जाते हैं। सो ऐसे में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हमने कहा कि एक काउंसलिंग सेशन रखें और आपको बताएं जो स्टूडेंट मैट्रिक 9-10 सिंपल कर रहे हैं उनको उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जो ओ लेवल ए लेवल कर रहे हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, दोनों की कोर्स आउटलाइन डिफरेंट कितनी है, दोनों स्टूडेंट्स अगर अपनी अपनी फील्ड में पढ़ रहे हैं तो डिफरेंस दोनों स्टूडेंट्स में क्या होगा। एक आम कॉन्सेप्ट है जी, बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्कूल, बहुत ज़्यादा हाई फाई स्कूल ही ओ लेवल ए लेवल करा सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? और एक और कॉन्सेप्ट है जी कि बहुत ज़हीन तलबा ही ओ लेवल ए लेवल कर सकते हैं। सो काउंसलिंग हमने आज के सेशन में पेरेंट्स के लिए भी करनी है, स्टूडेंट्स के लिए भी करनी है, जिन्होंने आगे चलकर डिसाइड करना है कि उन्हें करना क्या है। हमारे आज के गेस्ट जो हमारे साथ शो में मौजूद हैं, मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मिस अदीबा सुहेब साहिबा ने ज्वाइन किया है और हाफिज़ मोहम्मद दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और माशाल्लाह खासा तालीमी तजुर्बा भी रखते हैं। सो इनसे हम पूछ लेते हैं कि बेहतर क्या है स्टूडेंट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। आपसे आगाज़ कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, एक आम कॉन्सेप्ट है कि ओ लेवल ए लेवल वही स्टूडेंट कर सकता है जो बड़ा हाई फाई ज़हीन लाइक फाइक है, ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स एक कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन सिस्टम है और ये एक अपॉर्चुनिटी है और अगर मिली है तो उसको ज़रूर अवेल कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे मैट्रिक के जो तलबा हैं वो ज़हीन नहीं है, वो नहीं कर सकते। ये एक मिसकंसेप्शन है जिसके ऊपर मतलब एक अनफॉर्चुनेटली माशाल्लाह मैट्रिक के जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं, मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स सुन के मैं परेशान हो जाती हूँ कि 1-2 नंबर के डिफरेंस से किस तरह से बच्चों ने इतनी पोजीशन हासिल की होती है। सो मुझे ये बताइएगा, जो स्टूडेंट 9-10 कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी भी तौर वो स्टूडेंट्स किसी से कम होते हैं या जिन लोगों ने ओ लेवल ए लेवल किया उनसे कुछ डिफरेंस होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जैसा कि मैम ने बताया, ये एक मिसकंसेप्शन है। मुझे लगता है कि मैट्रिक के स्टूडेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी स्टूडेंट्स हैं। आप जैसा खुद डिस्कस कर रही थी कि हमारा रिजल्ट आता है, पूरे पूरे मार्क्स आते हैं। थोड़ा सा बस लैक ये है कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि उनको आगे एक्सपोजर वो वाला मिलता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से बदकिस्मती से हम ना साइंटिस्ट इतने बना पा रहे हैं पाकिस्तान में, ना इतने रिसर्च बेस हमारी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में डेफिशिएंसी है। स्टूडेंट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब तो जी दौर ही आपके पास हर चीज़ डिजिटल है, हर चीज़ स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ मुश्किल नहीं रही। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा किसने करनी है? गवर्नमेंट ने करनी है, असातिज़ा ने करनी है। सो मिस अदीबा, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि बुनियादी फ़र्क क्या है मैट्रिक ओ लेवल्स में? जो ओ लेवल स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या ए लेवल्स में, क्या उनकी कोर्स आउटलाइन बेसिकली क्या होती है? देखिए, ये एक हमारा एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थ्रू हमारा ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। यहाँ वो एक हमारी मदर इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल उसको रन कर रहा होता है। उनके सब्जेक्ट्स वहाँ से ब्रिटिश काउंसिल के पास आ रहे होते हैं, कोर्स आउटलाइन हमें मिल रही होती है। फ़र्क ये है कि हमारे पास चूँकि एक इंटरनेशनली ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सिस्टम है, यहाँ से जो बच्चे जाते हैं उनके पास एक्सपोजर होता है। अब वो जब अपने प्री स्कूल से इस एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो स्किल्स डेवलप हो रही होती है वो एनालिटिक अप्रोचेज़ हो रही होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, उनको रिसर्च स्किल्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। हम उनको वो एक्सपोजर दे रहे होते हैं कि जिसके थ्रू वो एक्सपीरियंस करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। मतलब वो उस एक अगर हम किताबों से निकल के वो एक नेक्स्ट स्टेप ले रहे होते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि इंटरनेशनल रिकग्नाइज सिस्टम है, तो यहाँ से बच्चे जब ओ लेवल्स या ए लेवल्स करते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। पाकिस्तान में उनके लिए नहीं, पाकिस्तान में होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर ओ लेवल करने वाला बच्चा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ही जाएगा, लेकिन चूँकि इंटरनेशनली इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है, तो जब बच्चे ओ लेवल्स कर रहे होते हैं तो उनके एक उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपना फर्दर जो करियर परसू करना चाहते हैं एक्सीलेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लें, कैम्ब्रिज ले लें, ऑक्सफोर्ड ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, उनके क्योंकि वहाँ के करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अब जहाँ पे हम मैट्रिक स्ट्रीम को लेते हैं तो बच्चों का थोड़ा सा ये होता है कि पेरेंट्स का, मैं बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को यहाँ पे पकड़ूंगी। हमारे पेरेंट्स का ये एक होता है कि बच्चा या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। अब मैट्रिक करने के लिए एक ये नंबर की गेम है। आप ओ लेवल्स करते हैं, वहाँ ग्रेड्स होते हैं,
ग्रेड्स में आप ए स्टार्स लें, ए लें, बीज लें, आपके लिए फिर भी आपके गेटवे है आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। यहाँ पे नंबर्स आपने लेने और आपने डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है। और पेरेंट्स ये समझते हैं कि इन 2 प्रोफेशंस के अलावा तीसरा प्रोफेशन शायद गुनाह हो जाएगा बच्चों के लिए। हालांकि दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मिसकंसेप्शन। अगर हम अपने करियर काउंसलर्स को लें और वो जब बच्चों के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को देखते हैं और जब टीचर्स बात करते हैं तो बच्चे बहुत कुछ बनना चाहते हैं। दे आर बोर्न आर्टिस्ट एक्चुअली ऐसा And they है। और think, yes, आजकल we के can do बच्चों में जो everything. टैलेंट है, हाँ। मैं तो देख के परेशान हो जाती हूँ। और जब आप हैरान होंगी कि अब हम मैट्रिक स्ट्रीम्स को भी लेके चल रहे हैं ओ लेवल में, समटाइम्स बच्चे मैट्रिक में दे रियली डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, एक्चुअली they really want to be something different which is really, you know, which is actually their interest. लेकिन as the parents are forcing them, so they have to do that. बिल्कुल And by ऐसा the end of the day, they have to get marks. ये काउंसलिंग करने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये था पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को जो वो करना चाहते हैं करने दें। हम अक्सर देखते हैं आउटलाइन कोर्स की जो हैं उससे बड़ा लोगों को इख्तलाफ रहता है। 9-10 पुरानी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब जो दौरे जदीद है उसके तकाज़ों को उस तरह से मीट नहीं किया जा रहा। एग्री करते हैं आप? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें डिसएग्री करूंगा। एक्चुअली हमारी आउटलाइंस बहुत अच्छी हैं। हमारा करिकुलम जो नेशनल करिकुलम है वो लास्ट 10 ईयर्स में 2-3 बार रिवाइज हुआ है, जो बहुत अच्छा है। बट हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा बन चुका है जिसके ऊपर हमारा पेपर पैटर्न, बच्चों के एग्ज़ाम्स, हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम्स जो हमारे लोकली लिए जाते हैं, लाहौर बोर्ड में लिए जाते हैं, उसके ऊपर 3 चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। आपकी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है, आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है और आपके कॉन्सेप्ट को। और इसमें जो सबसे लीस्ट चीज़ टेस्ट की जाती है वो कॉन्सेप्ट है, जो कि एक्चुअली AO लेवल्स के अंदर सबसे प्रायोरिटी पे होता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स, यहाँ पर एनालिटिकल और चीज़ें। ये मेरे ख्याल से ये सिलसिला अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ है। ऐसा इससे पहले हाँ नहीं, ये आफ्टर 2013 हुआ है ये सारा सिस्टम ऐसा ही है, ऐसे ही है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे लोकल सिस्टम अब डेवलप ऐसे हो गया नंबर बेस के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारे लोकली भी जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़, मैम कह रही थी मेडिकल इंजीनियरिंग, अब मल्टीपल और फील्ड्स भी हैं, बहुत डिसिप्लिन और आ गए हैं। बिजनेस स्टडीज़ में बहुत स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अप्लाइड साइंसेज में बहुत जा रहे हैं। इंजीनियरिंग 52 काइंड्स की पाकिस्तान में इंजीनियरिंग हो रही है, जो हमें स्टूडेंट्स को पता नहीं है। उन्हें थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा काउंसलर से मिलने की ज़रूरत है, जिसके बाद उनके लिए मल्टीपल गेट्स ओपन हो जाएंगे कि वो कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। मीडिया स्टडीज़ आजकल सबसे ज़्यादा जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो मीडिया स्टडीज़ को कर रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में इतने ज़्यादा माशाल्लाह चैनल्स हैं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, और इसके अलावा भी बिजनेस स्टडीज़, अप्लाइड साइंसेज और चीज़ों में भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब स्टूडेंट आ जाता है टीचर के हाथ में जब, सो टीचर में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डू यू थिंक कि हमारे टीचर्स उस लेवल के पॉलिश अब हैं जिस तरह से हमने अब स्टूडेंट्स को आगे निकालना? अब यहाँ पे एक फ़र्क ज़रूर है और जो कि वाज़ेह फ़र्क है, और वो है ट्रेनिंग्स। अब जब हम अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ आएँ तो हमारे एक्सटेंसिव किस्म के और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज और ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन हमेशा तभी सक्सीड करती है जब आप न्यू ट्रेंड्स अडाप्ट करते हैं। अब जब हम O&A लेवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कैम्ब्रिज की तरफ से हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद और विद इन अ मंथ यू पीपल आर गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स दैट हाउ दे हैव टू टीच इन द क्लासरूम एज कम्पेयर टू। हालांकि मैं मैट्रिक को बिल्कुल गलत पे नहीं कर रही, लेकिन हमारी जब मैट्रिक के टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं दे आर अनअवेयर ऑफ न्यू ट्रेंड्स। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ द कैम्ब्रिज इज़ ब्रिंगिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस इनटू देयर करिकुलम, उन्होंने आज अनाउंस किए हैं, बट वो अप्लाई नहीं होंगी इस साल बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव अस टाइम एटलीस्ट फॉर 2 years to just explore and experience। आपके टीचर्स उस न्यू ट्रेंड को प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं हो जाते एंड दे आर रेडी टू एग्जीक्यूट इट इन द क्लासेस। जब हम मैट्रिक की बात करते हैं, जैसे सर ने कहा अभी, हमारा ये जो थोड़ी सी जो मैट्रिक की जो आउटलाइन है, ये मोस्टली इट्स बेस्ड ऑन क्रैमिंग, यानी कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं रट्टा। हम बच्चे को वो एक्सपोजर देना ही नहीं चाहते कि भाई इन किताबों से निकलो, देयर इज अनदर वर्ल्ड देयर, और हमारे टीचर्स आर नॉट रेडी। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, टीचर्स बड़े मैटर करते हैं। हम इसमें कोई शक नहीं है, सिस्टम को भी प्रिवेल करने में टीचर्स का बहुत तो वहीं बड़ा पे वही मैं बात जैसे कर रही हूँ कि हम वो टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे होते कि जो एक न्यू ट्रेंड्स हैं एजुकेशन के, आप इसके मुताबिक अपने आप को ग्रूम करें, ग्रो करें। ऑनलाइन एजुकेशन पे मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक। आजकल एजुकेशन को लेकर बड़ा ट्रेंड देखा जा रहा है। टीचर्स भी कह रहे हैं कि आपके आईपैड यूज़ करें, आप टेलीफोन यूज़ करें, इवन आपके मोबाइल पर सब्जेक्ट्स भेजे जा रहे हैं, आपकी कोर्स आउटलाइन शेयर की जा रही हैं। सो हमारे साथ इतने बड़े नाम मौजूद है, तो हम इन्हीं से ही जान लेते हैं ऑनलाइन एजुकेशन कैसे देखती हैं आप? मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती। ड्यू टू कोविड हमें फॉर सम टाइम वी हैड टू अडाप्ट दैट, लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक बच्चों में देखा, उनका कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो ये हो गया, वो आइसोलेशन में चले गए। लाइक दे वर होल्डिंग ऑल द टाइम आईपैड्स आइदर और द टैबलेट्स और द कंप्यूटर। दे वर नॉट लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स, दे वर नॉट लिसनिंग टू देयर टीचर्स, और वो फिर उस आईपैड की आड़ में एक्चुअली दे वर नॉट लर्निंग, क्योंकि एक टीचर जब फेस टू फेस पढ़ा रहा होता है, द टीचर इज यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। क्लासरूम का एनवायरनमेंट इज एंटायरली आप लाइक यू आर लर्निंग थ्रू कोऑपरेशन, नहीं है कोई उसका, कोलैबोरेशन हो रही है, पीयर कोचिंग हो रही है, पीयर टॉकिंग हो रही है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो रही है, क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। सो आप ऑनलाइन में सिर्फ यू आर फोकस्ड, यू आर जस्ट वाचिंग स्क्रीन्स एंड नो वन नोज दैट व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। क्या चल रहा है हमने देखा है, नो वन नोज। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं? देखें, वो एक वेल नोन प्रोवर्ब है कि डेस्परेट टाइम्स रिक्वायर डेस्परेट मेजर्स। तो कोविड में जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो फिर हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाना पड़ा। लेकिन मैम जैसा कि कह रही हैं, इसके ड्रॉबैक ज़्यादा है, लेकिन दोबारा अगर खुदा ना खास्ता दुनिया में फिर कोई कोविड जैसे कि पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास बच्चे बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है कि हम ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा उनको साथ लेकर चलें। बेस्ट तो यही है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट बच्चों को मिले, वो कैंपसेस में आएँ, वो एजुकेशन हासिल करें। लेकिन जब डेस्परेट टाइम्स हो तो हमें बच्चों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो हमें इसके साथ चलना चाहिए। कुछ ना कुछ बैकअप पे अपने बच्चों को उस तरह से भी रेडी रखना चाहिए। लेकिन अगेन हम यही कहेंगे, जो क्लासरूम का माहौल है उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। काउंसलिंग पेरेंट्स की, हम समझते हैं बच्चे को पढ़ा दिया, अच्छे स्कूल में भेज दिया, अब टीचर जाने बच्चा जाने बस, तो पेरेंट्स का रोल क्या होता है, उनकी काउंसलिंग क्या होती है? मैं कहती हूँ पेरेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन देयर स्टूडेंट्स लर्निंग। पेरेंट्स की जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, बच्चा बेचारा तो बिल्कुल गया। अब एक्चुअली इट्स अ ट्रायंगुलेशन, पेरेंट, चाइल्ड एंड टीचर। अगर ये तीन लोग इकट्ठे कोलैबोरेशन में काम करेंगे तो फिर आप लाइक यू कैन ऑलवेज फोरसी एन एक्सीलेंट रिजल्ट आउट ऑफ इट। अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं जो मैं सोचता हूँ या जो मेरा फैसला है वही सब कुछ होना चाहिए। दे फॉरगेट व्हाट एग्जैक्टली द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर। इसके एटीट्यूड्स क्या हैं, इसके एप्टीट्यूड्स क्या हैं, इसको मैंने कैसे डील करना है, इसकी पर्सनल सोशल एंड इमोशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मैं अपने बच्चे को आजकल के ज़माने का ही बच्चा समझूं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो जो एक पूरा एक गैप है, जनरेशन गैप, वो अपनी जो उनकी एक जो डिज़ायर्स थी वो अपने बच्चे पे इम्पोज करना चाहते हैं, एंड इट्स अ बिग सिन, अ काइंड ऑफ अ फॉल्ट। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पेरेंट्स से एक मेरी बहुत एक मुअद्दबाना गुजारिश होगी कि प्लीज़ एक्सप्लोर योर चाइल्ड, टॉक टू योर चाइल्ड, लिसन टू हिम। उससे पूछें कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट्स योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। सो लेट्स ऑप्ट फॉर दैट सब्जेक्ट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। और आप देखिए कि आप एक छोटी सी भी अगर बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंगली उसको एजुकेशन में आप करेंगे तो वो वहाँ से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको एग्जैक्टली आप थोड़ा सा टाइम उसको भी दें कि उसने क्या करना है। और ये नहीं होगा कि बच्चे पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट हमें बड़े पॉजिटिव वे में चाहिए और फिर आप बहुत अच्छे रिजल्ट ऐसा ही है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी रोल होता है पेरेंट्स का। क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट के बारे में तो मैम ने बात कर ली। एक चीज़ जो मैं आपके थ्रू से यहाँ पर सब पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो टीचर और जो प्रिंसिपल या जो भी बच्चे का काउंसलर है वो जो ओपिनियन दे, जो एडवाइस दे, काइंडली उसको सीरियसली लें। आपके बच्चे को टीचर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो जानते हैं कि उनके एप्टीट्यूड्स क्या हैं, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, वो उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, उनमें एबिलिटीज़ क्या है। तो आप जब हमारे टीचर्स की ओपिनियंस को, उनकी एडवाइसेस को आप प्रॉपरली उसको अटेंशन देंगे तो आपका बच्चा यकीन माने करियर अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत आगे चला जाएगा और उसका बहुत अच्छा करियर बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हमने आज की इस गुफ्तगू का मकसद, सेशन का मकसद सिर्फ यही था कि आपको दोनों चीज़ों के बारे में अवेयर कर दें अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ प्लान करना चाह रहे हैं। सेकेंडली, आपके बच्चे की टीचर के साथ आपका राब्ता, कनेक्शन, आपके अपने बच्चे के साथ आपकी कम्युनिकेशन जितनी इजी रहेगी उतना ही आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी आसानी होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपको बताने वाले हैं मार्केट में इस वक्त ओपन मार्केट में सब्जियों की कीमतें क्या चल रही हैं। रुमेल की तरफ जाएंगे, बाहर ओपन मार्केट में मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में इजाफा आज भी बरकरार है। मुतादिद सब्जियां आज भी 20 से 30 रुपए फी किलो जो है वो महंगी हुई हैं, जबकि ओपन मार्केट में जो सब्जियों की कीमतें हैं और जो सरकारी नुर्खनामा है उसमें भी तजाद बरकरार है। शहरी जो है वो परेशान है, इंतहाई महंगी सब्जियां खरीदने आए शहरी जो है वो तशवीश में मुब्तला हैं और हुकूमत से जो है वो शिकवा करते भी दिखाई देते हैं। मेरे साथ सब्जी की खरीदारी के लिए आए एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी बताएं, मुसलसल इजाफा जो है वो सब्जी की कीमतों में हो रहा है, कोई भी सब्जी जो है वो 100 रुपये से कम नहीं है, जबकि ज़्यादातर सब्जियां 150 रुपये से जो है वो बढ़ चुकी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर, हुकूमत को क्या आप कहना चाहेंगे? मैं ऐसा ही कहूँगा कि इस पे कोई गौर व फिक्र नहीं करती। जितनी भी हुकूमतें हैं हमारे मुल्क में, वो किसी भी सियासी पार्टी के हो, उनके अपने ही मसाइल नहीं हल हो रहे। वो एक दूसरे के साथ जो बंदर बांट है, जिसमें मतलब हमारे जजेस, हुकूमतें सब शामिल हैं, वो अपनी कुर्सियां ढूंढने के चक्कर में उनको कहाँ टाइम मिले कि वो आके मंडियों से रेट चेक करें, देन आके इनसे चेक करें। ज़ाहिर है ये दुकानदार ये रोना रोते हैं कि हम मंडी से जो ला रहे हैं ना, हमें वो रेट नहीं मिल रहा लिस्ट के मुताबिक, तो हम कहाँ से ला के बेचें। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है, हुकूमतें वक्त से क्या किसी उस अफराद से जो हमारी हुकूमतें चेंज करते हैं, तो खुदारा कोई ऐसे बंदे भी बैठा दें जो कम। थैंक यू जी, आपने लोगों का भी फीडबैक देख लिया कि लोग असल में क्या चाह रहे हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।